पर की ओर लिए चलते हैं। पश्चिम एशिया में ईरान में युद्ध विराम तो जारी है, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए नाकेबंदी का ऐलान कर दिया है। इस कदम के बाद वैश्विक तेल बाजार में हलचल तेज हो गई है और कीमतों में उछाल देखा जा रहा है। वहीं ईरान ने भी सख्त जवाब की बात कही है, जिससे हालात और बिगड़ने की आशंका बढ़ गई है। आइए आपको ताजा घटनाक्रम से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। बातचीत विफल होने के बाद अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने की कवायद में जुट गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार हॉर्मुज स्ट्रेट न खोलने पर ईरान को कड़ी चेतावनी दे रहे हैं। अमेरिका आज से हॉर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी लागू करने जा रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से ईरान के बंदरगाहों की ओर आने जाने वाले जहाजों को रोका जाएगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी नौसेना को उन सभी जहाजों को रोकने के निर्देश दिए गए हैं जिन्होंने सुरक्षित मार्ग के लिए ईरान को कोई शुल्क दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में ऐसे किसी भी जहाज को सुरक्षित रास्ता नहीं मिलेगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर किसी ईरानी बल ने अमेरिकी या शांतिपूर्ण जहाजों पर हमला किया तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। अमेरिका का कहना है कि गैर ईरानी बंदरगाहों के बीच आने जाने वाले जहाजों की आवाजाही पर रोक नहीं लगाई जाएगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नाकेबंदी का मकसद ईरान की तेल बिक्री रोकना है। ट्रंप के मुताबिक कई अन्य देश भी इस प्रयास में अमेरिका का साथ दे रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के हॉर्मुज की नाकाबंदी करने की कोशिशों में शामिल होने से इनकार कर दिया है। हालांकि उन्होंने कहा कि वो नाकेबंदी का समर्थन नहीं करते हैं। नाकेबंदी के ऐलान के बाद वैश्विक तेल कीमतों में तेज उछाल आया है। खबरें ऐसी भी हैं कि अमेरिका ईरान पर दोबारा सैन्य हमले करने पर भी विचार कर रहा है। व्हाइट हाउस ने साफ किया है कि सभी विकल्प खुले हैं और हालात के हिसाब से आगे का फैसला लिया जाएगा। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर उसके बंदरगाहों को निशाना बनाया गया तो फारस की खाड़ी और ओमान सागर में कोई भी बंदरगाह सुरक्षित नहीं रहेगा। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि अगर अमेरिका सम्मानजनक रवैया अपनाए तो समझौते के रास्ते खुल सकते हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी अमेरिका पर आरोप लगाया है कि जब समझौता करीब था तभी नाकेबंदी का रास्ता चुना गया। इससे पहले अमेरिका ने कहा था कि हॉर्मुज में बिछाई गई बारूदी सुरंगों को खोजने के लिए डिस्ट्रॉयर तैनात किए गए हैं। ईरान से जुड़े 2 तेल टैंकर अमेरिका की संभावित नाकाबंदी से पहले फारस की खाड़ी से बाहर निकल गए हैं। ये दोनों जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते बाहर निकले। इस बीच पोप लियो ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ किसी भी तरह की बहस से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनका काम राजनीति करना नहीं बल्कि दुनिया में शांति का संदेश देना है। दरअसल हाल ही में ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट लिखकर पोप लियो की आलोचना की थी। उन्होंने पोप को कमजोर और विदेश नीति के लिए खराब बताया था। वहीं इस सब के बीच इजराइल की सेना ने दक्षिण लेबनान के बिंत जबील इलाके में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सेना के मुताबिक ये खास टारगेट्स को निशाना बनाकर हमला किया जा रहा है। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय भारद्वाज, SIS JNU से विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। संजय जी, ये हॉर्मुज को लेकर के जो नई सिचुएशन वहां पर बनी है, इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, हालात जो जिस तरीके से वार्ता विफल हुई उसके बाद हालात बड़े गंभीर हो रहे हैं और जो अमेरिका का एक कोहर्सिव डिप्लोमेसी, एक तरीके से आप ये कहिए कि जो सैंक्शंस और ब्लॉकेड की जो बात कर रहे हैं वो मुझे लगता है एक दुनिया के लिए वो चिंता बढ़ाएगा। देखिए, ईरान जिस हालात में है, ईरान अपने अस्तित्व के लिए और अपने आप को बनाए रखने के लिए, IRGC अपने आप को बनाए रखने के लिए वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक तुरप का इक्के के रूप में इस्तेमाल कर रही है। लेकिन जो नाकेबंदी की बात ट्रंप कर रहे हैं उस पर ईरान पर कितना प्रभाव पड़ेगा वो तो बाद की बातें हैं। लेकिन दुनिया का खासकर जो ग्लोबल साउथ के जो देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, चाहे उसमें भारत भी है, पाकिस्तान भी है, चीन भी है, ये सब इन कंट्रीज और खासकर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में जो हालात हैं वो उन पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और ये एक चिंता का विषय। लेकिन जिस तरीके
तरीके से ट्रंप दोबारा से मिलिट्री एक्शंस की बात कर रहे हैं, तो एक बार लगा था सीज फायर के बाद कि एक राहत है और लगता है कि कुछ स्थिरता आएगी, और तेल के दाम में भी स्थिरता और संतुलन बनेगा। लेकिन जो हालात उभरे हैं वो चिंता का विषय है। इजराइल, सऊदी अरबिया, यूएई, ये कोई भी देश नहीं चाहते थे कि आप इस स्थिति में ईरान को छोड़ें। तो ईरान को, और यहाँ ये भी गौरतलब है कि ईरान को जो पिछले दिनों में सीज फायर हुए तो अपने आप को एक तरीके से री स्ट्रेटजाइज करने का एक वक्त भी मिला है। अब बात आती है कि कैसे आप जो हार्मुज जलडमरू है उसको कैसे आप ईरान से खाली कराएंगे। देखो, ईरान ने पूरा का पूरा माइंस खार्ब आइलैंड पे पूरा माइनिंग किया हुआ है, और अपना जो भी उनका जो मिलिट्री और मिसाइल्स प्रोग्राम्स है उसको तैनात किया हुआ है। तो अमेरिका के लिए ये जो कोऑर्सिव डिप्लोमेसी का रास्ता है, ये मुझे लगता है कि ये दुनिया को तबाही की तरफ धकेलने की बात है। कोई एक रास्ता निकालना चाहिए, ईरान को एंगेज करना चाहिए, और वीक स्टेट जैसे पाकिस्तान को आपने एक तरीके से एक मुखौटा बना के और पाकिस्तान का एक प्लेटफॉर्म यूज करके आपने नेगोशिएशन की बात की। पाकिस्तान अपने आप में ही बहुत वीक स्टेट है, वो कैसे इसको नेगोशिएट करेगा। मुझे लगता है कि दुनिया के जो महत्वपूर्ण जो पावर्स हैं उनको इन्वॉल्व करना चाहिए। रशिया ने भी इस बात के लिए अपने आप को एक इंडिकेशन दिया है, संकेत दिया है कि हम मीडिएशन कर सकते हैं। भारत जो एक शांति का दूत है, जो एक बुद्धा का देश है, जो गांधी का देश है, नॉन वायलेंस की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, और ग्लोबल साउथ की एक वॉइस के रूप में इमर्ज हुआ है। तो मुझे लगता है भारत जैसे देश को, जो सेंसिबल देश हैं, जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो मिलिट्री एक्शंस और युद्ध के खिलाफ रहते हैं, उन देशों को शामिल करना चाहिए। चीन निश्चित रूप से एक बड़ी ताकत है ग्लोबल साउथ। सर, अब यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि जिस तरह के हालात बन रहे हैं, क्या कई लोगों के दिमाग में ये सवाल है, क्या ये युद्ध वहां पर दोबारा शुरू हो सकता है क्या? निश्चित रूप से देखिए, अगर जिस तरीके के हालात, और ईरान सीधा सीधा जो न्यू नॉर्मल एक क्रिएट कर दिया कि हम टैक्स वसूली करेंगे और हम कोई भी जो वेसल्स हैं, ऑयल वेसल्स हैं, उनको हम बिना टैक्स दिए हुए पार नहीं करने देंगे। और दूसरी तरफ जो अमेरिका ने ब्लॉकेड की बात कही है, वो दोनों ही एक खतरनाक स्थिति पैदा करते हैं। और अब अभी तक तो एक ग्राउंड पे और मिसाइल्स और एयर कैंपेन के माध्यम से लड़ाई हो रही थी। मुझे लगता है कि नेवल फोर्सेस भी यहाँ पर एक्टिव हो जाएगी, और ये खासकर जो इंडियन ओशियन और अरेबियन सी में एक डिस्टर्बिंग फैक्टर होगा। और चीन, निश्चित रूप से चीन का देखिए अपना एक दबदबा है, उनका एक जिबूती आइलैंड है जो बेबे मंदार के पास में है। तो ये चीन भी उसमें एक्टिव भूमिका निभा सकता है। तो बहुत मुझे लगता है कि सर ये जिस तरह से ये बातचीत की प्रोसेस चली थी और इसमें कई तरह के जो खबरें निकलकर सामने आ रही थी, क्या आपको नहीं लगता कि ईरान का हॉर्मुज को खोलना और उधर लेबनान में इजराइल को युद्ध बंद करना, ये कहीं आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? देखिए, निश्चित रूप से ईरान की अपनी जो कंडीशंस थी, तीन साफ साफ इसमें दिख रहे थे। पहली बात की जो हॉर्मुज पे जो ईरान का एकाधिकार है वो बना रहे, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरीके से इजराइल हिजबुल्लाह पे अटैक कर रहा था, तो ये ईरान की एक शर्त थी कि भाई आप हिजबुल्लाह पे आप अटैक करना बंद कीजिए। और तीसरा की जो सबसे बड़ा फैक्टर, देखिए अभी तक जो डैमेज हुआ है इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चरल और मिलिट्रीली, जो ईरान का डैमेज भरा है, आपने तो सीज फायर कर दिया, आपने सारी कंडीशन बनाना चाहते हो, तो वो जो रीबिल्डिंग और रिकंस्ट्रक्शन का जो कॉस्ट है वो कौन भरेगा? तो इसमें ईरान ने साफ साफ कंडीशन रखा कि आप हमारे जो अकाउंट्स फ्रीज किए हुए हैं, जो उसको आप रिलीज कीजिए, सैंक्शंस को आप रिलैक्स कीजिए, और हम बेसिकली जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का जो एजेंडा है उसके माध्यम से हम न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। संजय जी, यहाँ पर सवाल ये भी जानना चाहेंगे कि अगर हम हॉर्मुज की बात करें तो हॉर्मुज तो एक नेचुरली बना हुआ स्ट्रेट है, वो पनामा कैनाल या सुएज कैनाल से उसको कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो मैन मेड है। तो यहाँ पर ईरान का ये दावा कि हम यहाँ पर टॉल लेंगे, ये कितना जायज़ है? देखिए, ये निश्चित एक बहुत बड़ा, आपका बहुत अच्छा सवाल है। ये खाली आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात नहीं है, बेब मंदाब की भी बात आएगी, और बाकी जो दुनिया के बंदरगाह है, जो चौक पॉइंट्स हैं, वो भी कॉन्शियस कर रहे हैं। आप सबसे बड़ा मलक्का स्ट्रेट है, उसमें लगभग
चीन का 80 से 85% जो क्रूड ऑयल है पूरा मलक्का स्ट्रेट के माध्यम से जाता है। भारत का पूरा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में जो व्यापार होता है वो मलक्का स्ट्रेट के। तो ये तो दुनिया को एक नया हथियार देने वाली बात आ गई। मुझे लगता है कि इसको बहुत रेशनली इस बात को देखना चाहिए, और जो ग्लोबल कॉमन्स है, जो खासकर सब समुद्री जब यातायात और समुद्री जो लाइन ऑफ सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन है उसमें सबका सर्वाधिकार होना चाहिए, और किसी एक व्यक्ति, एक कंट्री या किसी का जुरिडिक्शन करके उसको सोवरेनिटी के अंदर नहीं लाना चाहिए। तो ये मुझे चिंता का विषय है। इसमें दुनिया अगर ईरान पे एक तरीके का दबाव बनाएगी और अमेरिका कुछ रेस्ट्रेंट बरतेगा तो मुझे लगता है कि एक शांति की तरफ हम एक पहल कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी जो खामी रही जो नेगोशिएशन की वो ये रही कि कोई एजेंडा सेटिंग नहीं हुआ, कोई ग्राउंड वर्क नहीं हुआ, कोई कॉमन पॉइंट्स कंसेंसस, कोई पॉइंट्स डेवलप नहीं किए गए। ऐसा लगा कि सीज फायर हुआ और आज ही आप नेगोशिएशन करके आप समाधान की तरफ बढ़ जाइए। इतना लंबा एक पेंडिंग इशू है। इसमें टू नेशन थ्योरी की बात है, इजराइल की रिकॉग्निशन की बात है, जो अमेरिका का जो एक्शंस हैं मिडिल ईस्ट में, या उसका आप ये कहिए कि लीडरशिप की का जो क्राइसिस है क्रिएट किया गया ईरान, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इश्यूज थे। अगर इसको फेयरली और ट्रस्ट बिल्डिंग के माध्यम से इस बात को नतीजे की तरफ ले जाते तो मुझे लगता है कुछ बातें, कुछ राहत मिलती। लेकिन ये जल्दबाजी में संजय जी, अभी एक महत्वपूर्ण और हमारे पास विषय है, उस पर हम बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक हमको यहाँ पर लेना है, एक छोटा सा ब्रेक।